मैं आज का ये आगाज़ करने के लिए बहुत मोहतरम, बहुत ख़ास और ज़ाहिर है कि जब तक हाथ हाथ में नहीं आता तो चिराग नहीं जलते हैं, रोशनी नहीं होती है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ श्री ललित दहिया साहब को आवाज़ देना चाहता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आप प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, और इन सबसे बहुत आगे आप साहित्य प्रेमी हैं, कल्चर प्रेमी हैं। आप एक जीता जागता हमारी तहजीब का निशान हैं। मैं बहुत अदब के साथ, बहुत सम्मान के साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सर प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। सर का एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे आसपास बेशुमार आवाज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन एक आवाज़ इन तमाम आवाज़ों में, पूरी दुनिया की आवाज़ों को आप एक तरफ रख दें और इस आवाज़ को अगर अपने साथ रखें तो आपकी तरबियत भी होगी, आपको तहज़ीब भी हासिल होगी, आपको नाहमवार रास्तों से चलने का सलीका भी आएगा, आपकी ज़िंदगी रोशनी का एक प्रतीक बन जाएगी। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब का से इल्तिजा करता हूँ। जाहिर है कि कोई एक आध दिन का सफ़र नहीं है, दहाइयों का सफ़र है, और इस सफ़र को मैं सदियों का सफ़र भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये आवाज़ जो है, ये आवाज़ ख़ास आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ, जाहिर है कि हम सब की शख्सियत और किरदारों पर छाए हुए हैं, और एक बड़ा नाम है, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे आप, और आज हमारे जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं, और जो कुछ हम कर पा रहे हैं, हमारी कोशिशों को जो जिला मिलती है, वो जाहिर है श्री नवनीत सोनी साहब। नवनीत साहब तो जाहिर है कि हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जीती जागती संस्कृति हैं, तहजीब है। मैंने अपने आसपास जो चंद लोग देखे हैं जो अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनमें एक ख़ास नाम नवनीत सोनी साहब का भी है। स्टेज पर श्री कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब हैं, जिन्होंने ये ख्वाब देखा था। मैं बस एक बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम जब कभी आपस में मिलके गली मोहल्ले में एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने की सोचते थे तो डर लगता था, और ये भी होता था कि प्रोग्राम नाकाम हो जाए। अपने शहर में किसी प्रोग्राम का एहतमाम करना शायद आसान हो सकता है, लेकिन उस तसव्वुर को, उस कॉन्सेप्ट को लेके, वो कॉन्सेप्ट जो हिंदुस्तानी संस्कृति का कॉन्सेप्ट है, जिस पे हमारी संस्कृति की नुमाइंदगी होती है, उसको लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाना और वहाँ के कल्चर की नुमाइंदगी भी उस स्टेज पे करना आसान काम नहीं होता। मैं अब आप तमाम मेहमानान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मैं पवन जैन सर से भी आग्रह करता हूँ कि सर आप भी प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। जाहिर है कि बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। देखिए, दुनिया की भीड़ से अलग खुद को जो पहचानने का सफ़र है, जो शुरू होता है, वो साहित्य, संस्कृति और म्यूज़िक से शुरू होता है। हम खुद को पहचानते हैं तो हमारे भीतर म्यूज़िक जागता है, हमारे भीतर साहित्य जागता है। मैं अपने तमाम मेहमानान से, तमाम अतिथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस चिराग को जलाया जाए, दीप प्रज्वलित किया जाए, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति रही है, हमने अंधेरों में चिराग जलाए हैं, जहाँ कहीं अंधेरा हुआ है हमने रोशनी भेजी है, इस बात का हमें फ़ख्र है। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कुछ लोग अंधेरों की बात करते हैं, कुछ लोग रोशनी की बात करते हैं। आप और हम उन लोगों में शुमार होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रोशनी की बात करते हैं। ये रोशनी ख़ास है, ये रोशनी इसलिए भी ख़ास है कि साहित्य की, कला की, संस्कृति की रोशनी है। यहाँ पर आपको शायरी भी सुनने को मिलेगी, यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नाट्य, भारतीय शास्त्रीय रक़्स, नृत्य भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चिराग जल गया है, रोशनी हो चुकी है,
मुझे नज़र नहीं आया कि मैंने भारतीय संस्कृति के अलावा कहीं ये देखा हो कि चिराग जलाने की बात की जाए और चिराग से चिराग जलाया जा सके। हालांकि अब लाइट आ चुकी हैं, लेकिन बल्ब से बल्ब नहीं जलाया जा सकता, चिराग से चिराग जलाया जा सकता है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ हमारे जश्न अदब साहित्य उत्सव के प्रेसिडेंट, हमें रास्ता दिखाने वाले श्री नवनीत सोनी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और हम सबको इस सफ़र के बारे में कुछ कुछ बातें ज़रूर बताएं। प्लीज़ सर। मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, और आप हमारे जश्न अदब के पेट्रन भी हैं, और मेरे मित्र ललित दहिया जी, जो यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चार्ज के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं। इन्होंने अभी अभी चार्ज लिया है और मेरे रिक्वेस्ट पे पूरा इनकम टैक्स विभाग जश्न अदब साहित्योत्सव कल्चरल कारवां के साथ आज जुड़ा, और ये मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जश्न अदब साहित्योत्सव कल्चरल कारवां भोपाल से ही बना था। जश्न अदब केवल दिल्ली तक सीमित था, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर थी लेखा कुमार, और उन्होंने कहा कि नवनीत इसको बाहर निकालो। तो हम लोगों ने उस वक्त प्लान किया था, यहाँ गुंजन बैठी हुई हैं, ये उस वक्त मेरे साथ थीं, और हम लोगों ने पहली बार जश्न अदब को दिल्ली से बाहर निकाला और ये कल्चरल कारवां भोपाल से शुरू हुआ। आज 5वां साल है जो हम भोपाल में दोबारा आपके सामने। जश्न अदब को 14 साल हो गए और हम 15वें साल में हैं, और इस पूरी यात्रा में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, शिमला, चंडीगढ़, न जाने कहाँ कहाँ घूम लिए। 16 स्टेट्स हमने कवर कर लिए हैं, और अभी आज यहाँ हैं। अगले महीने हम लोग पहली बार महाराष्ट्र में मुंबई में जाएंगे। महाराष्ट्र में हमने पहले 2 बार पुणे में ज़रूर कल्चरल कारवां किया है, लेकिन इस दफ़े मुंबई में हम अपना कल्चरल कारवां लेके जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब हम उनको विरासत में दे कर के जाएँ, ताकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जिंदा रह पाए। आज की जनरेशन जो पाश्चात्य सभ्यता से थोड़ी प्रेरित हो रही है, और पढ़ने के बजाय रील पे उनका फोकस ज़्यादा हो गया है। हम कोशिश ये करते हैं कि जब वो आकर के पद्मश्री अशोक चक्रधर जी जैसी विभूतियों को सुनेंगे, या पंडित साजन मिश्रा जी का चलो मन वृंदावन की ओर सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ न कुछ भारतीय संस्कृति की छाप लेकर जाएंगे। यही हमारा प्रयास है कि ये संस्कृति और ये सभ्यता जो हमारी जड़ है, अगर ये मजबूत होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र तीनों मजबूत होंगे, और इसी प्रयास में हम निरंतर लगे हुए हैं। आप सब साथ में रहते हैं, सबका सहयोग रहता है, तो हमारी कोशिशें कामयाब होती हैं। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों का और ललित दहिया जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े, और इसी तरह विभाग हमारे साथ जुड़ा रहेगा। हम अगले साल फिर यहाँ भोपाल आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नवनीत सर ने हमें एक रास्ता दिखाया, और सच्चाई यही है कि जब आप सब और आने वाली नस्ल स्क्रॉल करे, तो स्क्रॉल करते वक्त ये कंटेंट जो हमारे देश का कंटेंट है, हमारी संस्कृति का कंटेंट है, वो भी वो स्क्रॉल करता रहे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब बड़े लोग अगर स्टेज पर हों तो आसानी ये रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता। देखिए, मैं लाख कोशिश करूं, सूरज को चिराग नहीं दिखा सकता, और ये भी है कि पवन जैन साहब को जाहिर है पूरा शहर
पूरा मुल्क जानता है, इस ताल्लुक़ से भी कि वो एक बड़े कवि हैं, मंचों पर भी आपको नज़र आते हैं, इस ताल्लुक़ से भी कि आप सीनियर IPS ऑफिसर हैं, DG रहे हैं आप आपकी शहर के, और अलग अलग पोस्टिंग पर रहे हैं। तो मुख्तलिफ पहचान है लेकिन किरदार एक है और जो ख़ास है। मैं बहुत अदब के साथ पवन जैन साहब से भी आग्रह करता हूं कि सर आप भी तशरीफ़ लाएं, 2 शब्द हमें एक आशीर्वाद स्वरूप जो हैं वो पेश कर दें, हमें बहुत खुशी होगी। बस दुआएं सर। आज के कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान पूरे देश और दुनिया में हिंदी की पहचान और शान पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर माननीय ललित दाहिया साहब, यहाँ पर भी रहे और कल्चरल कारवा को आगे बढ़ा रहे पूरे देश में माननीय नवनीत जी, इसके एक सूत्रधार के रूप में रंजीत चौहान जी, और यहाँ मौजूद सभी अधिकारी और साथियों। निश्चित रूप से मेरा हिंदी से ताल्लुक़ इतना है कि मैं हिंदी के रूप में यह है कि मैं सिविल सेवा का पहला परीक्षार्थी था देश में जिसने कि भौतिक विज्ञान जैसे विशुद्ध विषय को लेके हिंदी माध्यम से सिविल सेवा में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुआ था। तो निश्चित रूप से हिंदी का जो उपकार है, मैं उस हिंदी का गौरवशाली माँ का बेटा हूँ। लेकिन जब भी कहीं हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह में जाता हूँ तो मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर बात आती है कि हिंदी न तो पराधीन है और ना ही किसी रूप से उसको पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रूसी हो, चाहे जापानी हो, चाहे चीनी हो, उनका दिवस या सप्ताह नहीं मनता। हिंदुस्तान में राष्ट्रभाषा, राजभाषा जिस रूप में भी कहें तो हिंदी कहीं ना कहीं न तो राज की भाषा बन पाई, न काज की भाषा बन पाई। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पीड़ा रहती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि हिंदी के पास अपने आप व्याकरण है, अपनी लिपि है। हिंदी पूरी तरह से एक वैज्ञानिक भाषा है, जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, जितने वर्ण हैं उतनी ध्वनियाँ हैं, तो उसको पूर्ण भाषा बनाते हैं और निश्चित रूप से वैज्ञानिक भाषा है। लेकिन आज भी वो ज्ञान, विज्ञान और रोजगार की भाषा नहीं है। ये पीड़ा इस रूप में भी है कि आज कहीं ना कहीं जो रोजगार का माध्यम है वो लोगों को लगता है, आज हम लोग देखते हैं कि चाहे वो देहात हो या कस्बों हो, वहाँ हमें ऐसे स्कूल चाहे वो किसी भी रूप में हो जो जहाँ हिंदी के प्रति उनमें कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि रोजगार की भाषा इस देश में आज भी अंग्रेजी है। हमारी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट संस्थान हो, वहाँ पर अभी भी अंग्रेजी का प्रभुत्व है। तो मुझे लगता है कि आज दुनिया में दूसरी तीसरी सबसे ज़्यादा बड़ी जो बोले जाने वाली भाषा है, उसका एक स्वर्णिम पक्ष ये भी है कि आज हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े अखबार हैं पहले 5, उसमें 3 हिंदी के हैं। दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और धीरे धीरे बाजार की भाषा भी बन रही है। अशोक जी बनाएंगे कि AI को किस तरह वो हिंदी सिखा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले कल की विज्ञान की और ज्ञान की भाषा बने, रोजगार की भाषा बने और उसे किसी के रहमो करम की ज़रूरत नहीं हो। और जिस दिन 65 करोड़ हिंदी बोलने वाले अपने माँ के स्वाभिमान का तिलक करेंगे तो पूरी दुनिया में हिंदी की गूंज होगी, जय जयकार होगी। जय हिंद। और यही वजह है कि साहित्योत्सव, कल्चरल कारवां और राजभाषा पखवाड़ा की जानिब से आज एक ख़ास प्रोग्राम जो है शाम में, जो कव्वाली आप सुनेंगे या कल भी, तो राजभाषा पखवाड़ा हिंदी की जानिब से ये कोशिश भी हमारी रहेगी। बहरहाल हिंदी पर और अपनी तमाम भाषाओं पर हमें गर्व है, हम उन्हें फ़ख्र के साथ बोलते हैं, समझते हैं। दोस्तों, एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि आवाज़ें भी मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे आगे की बात हम लोग करने लगे हैं। और एक रिसर्च ये भी सामने आई जिसमें कहा गया कि सदियों पुरानी आवाज़ें, हज़ारों साल पहले की जो आवाज़ें हैं, उन्हें दोबारा से सुरक्षित किया जा सकता है, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी 1000 साल पहले किसी ने कुछ कहा होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग
आने वाले वर्षों में वो मुमकिन हो पाएगी। तो मैं ये सोचने लगा कि आवाज़ तो रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन विचार, वो आत्मा, बिल्कुल। इसीलिए हमें इस लम्हे की कदर करनी है। ये लम्हा हम सबको ख़ास बना देता है, चूँकि एक शख्सियत जो ज़ाहिर विचार है, एक ऐसा विचार जिसने हमारे भारत के निर्माण में एक अहम किरदार अदा किया है, और वो किरदार और कोई किरदार नहीं, प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब का किरदार है। ये वो विचार हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हम सब के प्यारे, हम सब के ख़ास प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब। सभी को प्रणाम करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि दहिया साहब, प्यारे भाई नवनीत जी, अनुजवत हमारे जैन साहब, पवन जैन साहब, और हम सबके लाडले कुंवर साहब, कुंवर रंजीत सिंह चौहान। नाम ही एक बार पुकार दो तो जलवा हो जाता है किसी भी शख्सियत का। देखिए, कवि के दिमाग में अगर कोई चीज़ अटक जाए तो या तो वो भटक जाता है, या वो सटक जाता है कि फिर नहीं, गटक जाता है, लेकिन कई बार लटक जाता है, उससे एक विचार से लटक जाता है। ऐसे लटक जाता है जैसे कि तार से लट्टू लटक जाता है। अभी अनस ने कहा, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, अनस बोले कि चिराग से चिराग जलाया जा सकता है, बल्ब से बल्ब नहीं जलाया जा सकता। ये बात उन्होंने बड़ी गहरी कह दी। बल्ब विकास का द्योतक है, बल्ब ऐसे ही नहीं आ गया था। चिराग वैसा का वैसा ही है, जैसा पहले था वैसा अब है। सबसे बड़ा अंतर अनस आगे आप बताना कि उसकी वजह यह है कि एआई पूरे शहर के बल्ब जला सकती है, लेकिन दियासलाई से चिराग नहीं जला सकती, क्योंकि उसके लिए हाथ चाहिए, उसके लिए प्रेम का स्नेह चाहिए। तेल को स्नेह भी कहते। जब तक स्नेह नहीं होगा और उसमें परंपराओं की थाती यानी कि बाती नहीं होगी, तब तक ये दिव्य उजाला नहीं होगा, सांस्कृतिक उजाला नहीं होगा, विरासत का उजाला नहीं होगा। दिया हमने विरासत से पाया है, शताब्दियों से दिया जल रहा है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, ये उद्घाटन सत्र है, बोलने वाले अब कुंवर साहब ही हैं, और ये बोलने वाले हैं कि उद्घाटन सत्र समाप्त हो रहा है। ज़्यादा नहीं बोलते हैं इस मौके पे, पर मैं एक बात बताता हूँ कि जब मेरे घर में ननिहाल में दिया जलता था, मोमबत्ती जलती थी, लालटेन जलती थी, माचिस से जलती थी, तब जब पहली बार मैं अपनी विकास यात्रा को देखता हूँ, इतने संक्षेप में बताता हूँ कि तब जब पहली बार बल्ब आया था अनस भाई, तो मेरी मौसी ने गोदी में मुझे लेके दिखाया था लट्टू लट्टू। मेरी नानी बोली, ज़्यादा मत दिखाए, आंधरो रह जाएगा, यानी बल्ब देख के अंधा हो जाएगा, ज़्यादा मत दिखा, नानी बोली। लेकिन साहब पूरा असावर मोहल्ला हमारे गांव का वो उस लट्टू पे लट्टू हो चुका था आश्चर्य के मारे। तो आश्चर्य जिस गति से मेरी काल में बढ़े हैं, निर्बाध चलते चले आ रहे हैं, तब एक आध आश्चर्य होता था 4-5 साल बाद, लट्टू आ गया, ठीक है। उसके बाद एक दिन पिताजी को देखा कि अरघनी से तार बांध के एक ऐसे बक्से में जिसमें जालीदार लकड़ी का कुछ था, उसमें कुछ कर रहे थे, कौतुकपूर्ण कार्य था। और उसके बाद चले गए आकाशवाणी दिल्ली, फिर लौटे तो हमने देखा पूरे अहीरपाड़ा मोहल्ला ने कि अरे ये आकाशवाणी है, तब आकाश देखने लगे। फिर देखा कि श्री राधे श्याम प्रगल्भ मेरे पिताजी की आवाज़ आ रही है, पूरा मोहल्ला देखे, बोले अरे ये तो राधे की आवाज़ है, वो राधे इधर बैठे हैं और राधे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। 5 साल बाद ऐसा आश्चर्य जब मैं चलने लगा था, मैंने देखा था। उसके 5 साल बाद मेरे पिताजी कहीं से एक ट्रांजिस्टर लेके आए थे, रेडियो तो हो गया, उस ट्रांजिस्टर को जेब में डाल के मैं पनघट पे गया घूमने,
कौतुकपूर्ण नेकर में डाल लिया मैंने और जेब में हाथ डाल के उसको ऑन कर दिया, सारी पनिहारी ने। अब वो कोई भजन था कृष्ण जी का, ऊपर देखें कि ये कृष्णवाणी कहाँ से हो रही है, और एक आध तो नाचने लगी कि तो ऊपर से। अच्छा, मैं भी देखने लगा उनको मूर्ख बनाने के लिए कि मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, मेरी तरफ देखा उन्होंने, मैंने भी ऊपर देखा, और वो सब की सब इतनी, तो आश्चर्य की सीमा नहीं। तो इस तरह आश्चर्य होते होते, अब मैं कट टू शॉर्ट, आश्चर्य है ये कि अभी 2-3 सप्ताह पहले श्री मोहन भागवत जी ने दिल्ली में एक 3 दिवसीय भाषण माला रखी थी। उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाया था, खिलाड़ी भी थे, नर्तक भी थे, गायक वादक, सब तरह के लोग थे। आपके हसनैन साहब भी वहाँ थे, एहतशाम हसनैन साहब भी गए थे, आप भी, नवनीत जी भी वहाँ थे। तो जो ऐसे लोग ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं उनको बुलाया गया था, और बाद में कुछ लोगों को खाने पे भी बिठाया गया था। उसमें आप भी थे, मैं भी था, 10-20 लोग थे। सबसे बारी बारी से कहा गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं बताइए। तो हम भागवत जी बोले कि हाँ अशोक जी क्या कर रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा जी मैं एआई को कविता लिखना सिखा रहा हूँ। तो वो बोले कि कविता तो लिखना सिखा देंगे, भाव कहाँ से सिखाएंगे। बड़ा अच्छा उत्तर था। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको भविष्य का अंदाजा नहीं है, वो क्या नहीं कर देगा। अभी हमारे सामने अंधकार है। हाँ इतना जरूर है कि मैंने छंद में मात्रा गिनना के दोहे में 13-11 मात्रा होती है। कुंडली छंद होता है तो उसमें ऊपर 13-11 होती हैं, फिर 2 सोरठे होते हैं, उसमें 11-13 11-13 11-13 11-13 का गणित चलता है। वो गणित सिखा सकता हूँ मैं उसको। मैं भावनाओं की अनुकृति करना भी सिखा सकता हूँ, लेकिन रोमांचित का रोमावली नहीं खड़ी कर सकता, उसके आंसू नहीं निकाल सकता, उसके वैवर्ण माने उसका चेहरा फक्क नहीं कर सकता, उसका स्वरभंग हो जाए, लड़खड़ाने लगे, ऐसा भी नहीं कर सकता, वो मूर्छित हो जाए, ऐसा भी नहीं कर सकता। लेकिन रोबोट से क्या नहीं कराया जा सकता। नकली आंसू निकाले जा सकते हैं, नकली सारी चीज़ें हो सकती हैं। रोमावली को खड़ा करना होगा तो एक तकनीक से, किसी भी विधि से वो भी हो जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति हो, एल्गोरिदम है, वो भी हो जाएगा। लेकिन अंदर से नहीं होगा, बाहर से होगा। एक रोबोट दिया जलाने आ जाएगा, एक रोबोट तेल डाल सकता है और चिराग जलाने का भ्रम पैदा कर सकता है। उसकी संभावनाओं के लिए तैयार रहिए। जब तक कोई एक अकेला कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटरों का विधाता बन जाएगा, तब वह किस मनुष्य के कंट्रोल में रहेगा, सवाल इस बात का है भविष्य के लिए। अगर उसमें नकारात्मक वृत्तियां आ गईं तो वो मनुष्य विरोधी भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य विरोधी होने के बावजूद मनुष्य के पास सांस्कृतिक विरासत के और मानवीय सांसद के ऐसे गुण होंगे कि उनको परास्त करने के लिए पता लगाना कठिन नहीं होगा कि ये चिराग माचिस से जला है कि रोबोट से। धन्यवाद। जाहिर है असंभव में संभावनाएं तलाश करना जो है वो हमें अशोक सर सिखा रहे थे। सर ने दूरदर्शन के ज़माने की बात भी की, जब रेडियो आया, टेलीविज़न आया, तो ये होता था कि नए साल का जो प्रोग्राम है ख़ास तौर से वो अशोक सर के बिना और सुरिंदर शर्मा सर के बिना मुमकिन नहीं होता था। और हम तो सर ये भी करते थे कि बाद में टेलीविज़न में झांक कर देखते थे, शायद अब अशोक सर नज़र आ जाएं हमें पीछे जाली में। तो ये कोशिशें भी हमने बहुत की उस ज़माने में। बहरहाल आपने हमें रोशनी दी। अब मैं हमारे बहुत ख़ास अतिथि, बहुत विशेष नाम हम सब जानते पहचानते हैं, श्री ललित दहिया साहब से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं। आप जाहिर है कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसके साथ साथ बड़े साहित्य प्रेमी हैं। मैं चाहता हूं कि सर आप भी कुछ आशीर्वाद स्वरूप प्लीज़। श्री अशोक चक्रधर जी, जैन साहब, नवनीत सोनी सर, और हमारे जो इतने लंबा जिन्होंने नाम बोला गया था कि ठाकुर चौहान साहब, जैसे दीनानाथ चौहान की तरह,
जो है आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं और आप सबको इस मंच पर और इस सभा को शोभित करने के लिए आपका शुक्रगुजार भी हूं। मेरा भोपाल में कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ पर मैंने अपना प्रभार लिया है। हिंदी के प्रति लगाव है, लेकिन जो एक चीज़ जो आज बातों बातों में चली उससे मुझे समझ में आया कि एक किसी महानुभव ने कहा था कि हिंदी में भाषा जो है, हिंदी हो या कोई हो, हर 50 कोस के बाद बदल जाती है, क्योंकि जिसे हम हिंदी बोलते हैं वो हमने अपने ऊपर एक उसका साफ सुथरा रूप अपना डाला है, लेकिन हर 50-60 किलोमीटर के बाद थोड़ा डायलेक्ट चेंज हो जाता है, थोड़े शब्द चेंज हो जाते हैं। तो जब किसी ने कहा, बोला कि नहीं ऐसा क्या है, मैं क्या आप हरियाणा में ही देख लीजिए। बोले नहीं, हरियाणा में तो हिंदी बोली जाती है। मैं हरियाणा में हिंदी नहीं बोली जाती। बोली अब लोग समझना शुरू कर दिए हैं, लेकिन पहले बोला कि नहीं हमें से हरियाणा में बड़ी अच्छी तरह समझ आती है। मैं कहा सर बताइए इसका क्या मतलब हुआ, मैथ्स के दौरे फर डेगर के डोके चुड़कले। बोले नहीं पता। मैं कहा ये हरियाणवी है। इसी तरह पंजाब में अब पंजाबी हमें समझ आती है, हम हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ में सब में देखते हैं पंजाबी लोगों को बोलते हुए हिंदी की तरह ही है। मैं हिंदी की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बोलूँ बारी तो ऑन करके क्यों खड़ा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो क्या है कि हम जो हमारे जो लर्नड बड़े अनुभवी लोग थे, जिनको थोड़ा सा भाषा का भी ज्ञान था, जब उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार के बारे में बात किया तो ये भी आपको शायद जान के थोड़ा सरप्राइज़ होगा, आश्चर्य होगा कि हमारे सदा से 11 स्वर और 33 व्यंजन नहीं थे। वो शायद कराची कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि हमारे जो 65 के करीब व्यंजन थे उनको घटा के 33 किया जाए, क्योंकि आप ऐसे से अक्षर इस्तेमाल कर रहे थे तो बोले इतने लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और आज भी हमारे जो ककहरा में जो लाखीर के शब्द हैं वो काफ़ी मिक्स होने शुरू हो गए हैं। लोग श को उसका अंतर्भेद नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जो है, जो हिंदी में जो अपना रखते हैं, ध्यान रखते हैं, हिंदी के प्रति थोड़ा जागृत हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हिंदी स्पष्ट बोली जाए, साफ बोली जाए, इस पे ध्यान दें। और जहाँ भी जिसको मौका लगे उपहास या परिहास के तौर पर भी हिंदी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। जो आजकल के हिंदी सिनेमा में बहुत देखने को आता है कि जो पखंडी होता है वो हमेशा पंडित होता है, और जो ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलता है वो कोई राजनीतिज्ञ होता है। तो ये हम क्यों इस चीज़ की तरफ, उस चीज़ को पसंद करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ का प्रोत्साहन देते हैं, उसको रोकना चाहिए। क्योंकि साहित्य आपका लिखा हुआ है, संस्कृति आपकी है, आप कहीं कोई लिखे होंगे, ग्रंथ लिखे होंगे, कहीं कोई पुस्तकें लिखी होंगी, उन पुस्तकों से, उन ग्रंथों से आप जिसमें सबसे ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल होता है, आपकी भाषा को डेकोरेशन मिलता है। जैसे किसी ने कहा था कि शेक्सपियर ने करीब 10,000 अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने नाटकों में, और आम बोलचाल के अंदर अच्छे से अच्छा इंग्लिश का विद्वान जो होता है वो 1,000-1,500 से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। तो इसी प्रकार से अगर किसी विरासत को ख़त्म करना है, किसी संस्कृति को ख़त्म करना है, सबसे पहले उसकी पुस्तकों को जला दो, उसकी किताबों को जला दो, और फिर उसको, उस भाषा को उपहास और परिहास में परिवर्तित करके उसको एक आम चालू भाषा के तौर पे रख दो। ये इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। और किसी ने नहीं कहा कि जो संस्कृत लोग होता है या सुसंस्कृत जो आदमी है या कोई पढ़ा लिखा आदमी है वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर नहीं होता। ये भी एक भ्रम है जिसको आप निकाल देना चाहिए। अरिस्टोटल ने भी शायद अपने समय में अपने सबसे बड़े पहलवान को गिरा दिया था, जो उससे इस बात पर बहस कर बैठा था कि तुम तो सिर्फ एक स्कॉलर हो, तुम कहाँ, तुम शारीरिक शक्ति तुम में नहीं है, वो नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, संस्कृति बल के आधार पर चलती है। आप बलवान हैं, आपके पास पावर है, आपके पास क्षमता है, तभी आपकी संस्कृति बची रहेगी। जैसे निराला साहब ने भी कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो गरल आपके पास ज़रूरी चाहिए। गरल मतलब जहर। अगर आपके पास जहर नहीं है, अगर आपसे लोग नहीं स्तब्ध रहते या आपसे दूर हट के नहीं रहते, आपकी बात वो क्यों सुनेंगे। तो खाली
मनोहार करने से, खाली प्रेम से बोलने से संस्कृति नहीं बचती है। संस्कृति के पीछे ठोस एक दंड भी होना चाहिए, एक स्ट्रेंथ का कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो हिंदी के प्रेमी, और जो हिंदी का मतलब ये नहीं कि शुद्ध हिंदी हो गया, हिंदी में तत्सम तद्भव विदेशी सभी शब्द आते हैं, और जितना आप दूसरी भाषाओं से, स्थानीय भाषाओं से शब्द लेके हिंदी को सुशोभित कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हिंदी के ऊपर गर्व होना चाहिए और हिंदी भाषा सही से बोली जाए, उसका सही तरह से इस्तेमाल हो, उस चीज़ के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मैं इन्हीं छोटे थोड़े शब्दों के साथ आप सबका फिर धन्यवाद देता हूँ और जश्न अदब को और उनके ऑर्गेनाइजर्स को मैं दोबारा से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया हुआ है और इतने 15 साल से ये काम कर रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आभार हम व्यक्त करते हैं। हमने तो जाहिर है जो जश्न अदब की जर्नी है हमारी 14 साल की, हमने ये भी देखा कि पंडित साजन मिश्रा जी परफॉर्म कर रहे हैं और यूथ जो है उसकी आंखों में नमी है, उसकी आंखों में अशोक चक्रधर साहब या जो भी हमारी संस्कृति के नुमाइंदा हैं, जब वो स्टेज पे हुए तो हमने अपने यूथ को जज्बाती होते हुए देखा, इमोशनल होते हुए देखा। मैं कुंवर रणजीत सिंह चौहान साहब जो फाउंडर हैं जश्न अदब के, उनसे इल्तिजा करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और हमारे तमाम अतिथि जो हैं उनका शुक्रिया अदा करें। सर प्लीज़। आदरणीय भैया, बढ़ा दो जरा सा आवाज़। आदरणीय दहिया साहब, हमारे गुरु, हमारे प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर अशोक चक्रधर सर, नवनीत भाई, पवन जैन साहब जिन्हें आप जानते हैं, पहले जश्न अदब में पढ़ा भी हुआ है, और आप सभी भोपाल वासियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये 5वीं साल फिर दावत दी और हम यहाँ तशरीफ़ ले आए। शाहिद ज़की एक शायर है, उसका एक शेर था कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब क्या बताएं यार कि किस हाल में हम हैं। कुछ यूँ समझिए आपके भोपाल में हम हैं। तो अब हम भोपाल में हैं। शाम तक इसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा वो उधर 2 लोग जो टोपी पहने हुए गालिब वाली खड़े हुए हैं, चोंगा पहने हुए, ये दास्तान सुनाएंगे भोपाल की। उसके बाद एक और सेशन है हिंदी पर, फिर सिलसिला चलता रहेगा और ये शाम तक चलेगा जब तक रईस अनीस साबरी की कवाली नहीं ख़त्म होगी। कल बहुत सारी बातें और करेंगे जब क्लोजिंग के दरमियान होंगे, शाम का वक्त होगा, शमा ऐसे ही रोशन होगी, दिमाग ऐसे ही हमारे लोगों के तब तक चढ़ चुके होंगे, तो जाहिर है कुछ बातें और होंगी। तब तक तो हम हर्डल ही हैं आपके दरमियान, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप आनंद लीजिए। हम तब तक कुछ और लफ्ज़ निकालते हैं कि कल तक आपके सामने क्या बोलेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी। मैं आप सभी जो बहुत ख़ास अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। और सर ने बड़ी अहम बात ये कही कि संस्कृति, ज़बान, साहित्य, तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं, लेकिन बिना पैसे के, बिना ताकत के शायद ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो मैं सर आपका, खासकर दहिया सर और नवनीत सर आपका, जैन सर, शुक्रिया अदा करता हूँ। अशोक सर का आशीर्वाद तो इब्तिदा से हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज़ सर आए।